औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं CS 501 की फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये हमारे पास एक वर्ड की फाइल है, इसमें तकरीबन 20 क्विज़ेज़ हैं और उसके बाद मैं आपको दूसरी जुनैद की फाइल करवाऊंगी जो कि मैंने आपको मिड टर्म में भी करवाई थी। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द डिवाइस यूजुअली मीन रीडिंग इट्स स्टेटस रजिस्टर। कौन सी डिवाइस है जो ज्यादातर अपना स्टेटस रजिस्टर ही रीड करती है? तो वो होती है पोलिंग। आप यहाँ पर पोलिंग की पूरी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं और ये जो आज की वीडियो होगी इसमें आपकी शॉर्ट MCQs और बहुत हद तक लॉन्ग भी कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आप सिर्फ क्विज नहीं, उसके साथ शॉर्ट और लॉन्ग भी साथ साथ देखते जाएंगे। What is the basic idea of carry look ahead? कैरी लुक अहेड का जो बेसिक आइडिया होता है वो होता है स्पीड अप दी रिपल कैरी। ये MCQs है और अगर आपका शॉर्ट या लॉन्ग में आ जाए तो ये पूरी की पूरी डिटेल आपने करनी है। तो यहाँ पे बेसिक जो आंसर है वो है स्पीड अप दी रिपल कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डिपेंड्स अपॉन दी प्रेजेंट पोजीशन। प्रेजेंट पोजीशन पर कौन सी चीज है जो कि डिपेंड करती है? और उसके बाद क्या है? हेड एंड द पोजीशन ऑफ द रिक्वायर्ड सेक्टर। तो ये है सीक टाइम। सीक टाइम किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंट पोजीशन पे। आपने इस वर्ड को याद रखना है, प्रेजेंट पोजीशन। नेक्स्ट है 64K मल्टीप्लाई बाय 1 स्टैटिक रैम चिप हैज अ सेल अरे विच कंसिस्ट ऑफ डैश रोज एंड कॉलम्स। ये इनके 64,000 ज़रब एक जो स्टैटिक रैम है इसके कितनी रोज और कॉलम होते हैं? तो वो होते हैं 256 ज़रब 256। इनका दोनों एक जैसी होती हैं। ये जितने क्विज़ेस हैं ना ये सारे 100% करेक्ट है, मैंने बुक से इनको खुद चेक किया है। विच इज अ स्टेटस बिट दैट इंडिकेट्स वेदर द ब्लॉक इन कैची हैज बीन मॉडिफाइड और नॉट। इस वर्ड को याद रखना है, मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। ये कौन सी बिट जो है हमें बताती है? वो होती है डर्टी बिट। डर्टी बिट हमें बताती है कि कोई भी जो ब्लॉक है कैची ब्लॉक उसको क्या मॉडिफाइड हो गया है या नहीं हुआ है। फॉर डैश ऑफ एन एरर वी जस्ट नीड टू नो दैट देयर एग्जिस्ट एन एरर। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सिर्फ हमें ये पता चल जाता है कि इसमें कोई ना कोई एरर है या गलती है? तो वो होता है डिटेक्शन। डिटेक्ट कर लेता है यानी कि ढूंढ लेता है। द डैश इज अ W बिट वाइड। ये वर्ड याद रखना है, W बिट वाइड एंड कंटेन डाटा वर्ड। डाटा वर्ड कंटेन करता है, W बिट वाइड होता है, वो होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। 100% करेक्ट आंसर है, इसको याद रखना है। अब ये एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन रहे हैं। मेमोरी बफर रजिस्टर की फुल फॉर्म और उसके बाद ये आपका एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ तक वर्ड के साथ, और उसके बाद है डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डाटा बस विच इज B बिट वाइड। अगर B बिट वाइड होगा तो वो होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये याद रखना है, B बिट होगा तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और अगर W बिट होगा तो मेमोरी बफर रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। A typical one level decoder has n inputs and 2 n outputs। ये देखना है टिपिकल 1 लेवल का डिकोडर हो। कितने लेवल का? 1 लेवल का अगर डिकोडर होगा तो उसकी n इनपुट्स होंगी n और आउटपुट्स होंगी 2n, यानी कि डबल हो जाएंगी। Which is the last instruction of the ISR that is to be executed when the ISR terminates? तो इसका है करेक्ट आंसर IRET। ये क्वेश्चन लाजमी याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आ सकता है और ये थोड़ा सा ट्रिकी है। बुक में डायरेक्टली नहीं मिलेगा लेकिन इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी बुक के अंदर मौजूद है और ये आप पढ़ सकते हैं। रिटर्निंग फ्रॉम द ISR मतलब ISR से वापस आते हुए क्या होता है? हर ISA के पास इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जैसा कि IRET इंस्ट्रक्शन। हर ISA के पास इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए इस तरह की IRET की। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर ये बता रहे हैं IRET इंस्ट्रक्शन शुड बी द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ एवरी ISR। आपको ये पता होना चाहिए कि ये ISR के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर राइट टू कंप्लीट इन राइट थ्रो द CPU हैज टू वेट। जिसमें CPU को वेट करना पड़े कोई भी चीज लिखने के लिए तो उस चीज को क्या बोलेंगे? राइट स्टॉल।
ये वर्ड याद रखना, जिसमें सीपीयू को वेट करना पड़ेगा, उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, राइट स्टॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। डैश आर एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। रजिस्टर टू रजिस्टर कम्युनिकेशन कौन सी होती है, सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन होती है, और ये इसकी एग्जाम्पल है। आपने ये सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन वाला जब टॉपिक आएगा ना, तो उसकी सारी एग्जाम्पल्स को एक दफा लाजमी पढ़ लेना है। A software routine performed when an interrupt is received by the computer is called interrupt handler। अब इस क्वेश्चन का कुछ जगह पे लगा हुआ है इंटरप्ट और कुछ जगह पे लगा हुआ है इंटरप्ट हैंडलर, और जो मैंने रीडिंग की है ना उससे मुझे यही लगा है कि ये इंटरप्ट हैंडलर ही है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट है सुपर स्केलर प्रोसेसर डिवाइड्स द इंस्ट्रक्शन इनटू डैश क्लासेस। सुपर स्केलर वर्ड देख लें, सुपर स्केलर क्या करता है, 3 इंस्ट्रक्शन में क्लासेस को डिवाइड कर देता है। अब ये 3 कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये देखें। सुपर स्केलर मशीन हैज फॉलोइंग टिपिकल फीचर्स। ये आपका बन गया शॉर्ट क्वेश्चन। सुपर स्केलर्स के टिपिकल फीचर्स लिखें। तो सबसे पहला फीचर क्या है, इसके पास एक या एक से ज्यादा आई यूज होते हैं। आई यूज यानी कि इंटीजर्स यूनिट्स होते हैं। उसके बाद और क्या होता है, एफ पी यूज यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स, और एंड पे क्या होता है, बी पी यूज यानी कि ब्रांच प्रिडिक्शन यूनिट्स। अब पहले पॉइंट में ये 3 चीजें होती हैं, दूसरे पॉइंट में क्या, इट डिवाइड इंस्ट्रक्शन इनटू 3 क्लासेस। 3 क्लासेस बना देता है। कौन सी, अब ये ऊपर हमने क्वेश्चन जो पढ़ा है ना 3 क्लासेस, ये वही नीचे लिखी हुई हैं। पहली इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और ब्रांच प्रिडिक्शन। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया और एमसीक्यूज भी, हर लाइन में अलग एमसीक्यूज बन गया। हाउ कैन यू डिफाइन एन इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट वैसे कहते हैं किसी चीज में खलल डालने को। अ प्रोसेस वेयर एन एक्सटर्नल डिवाइस, जहां पे बाहर की डिवाइस क्या करती है, कैन गेट द अटेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। बाहर से कोई डिवाइस आती है और माइक्रो प्रोसेसर की अटेंशन लेती है, यानी कि कोई ना कोई उसमें रुकावट डालती है या कोई अपना अमल दखल करती है, जिसकी वजह से वो उसको अटेंशन देना शुरू कर देता है। डैश यूजुअली इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द टारगेट एड्रेस एंड इवेल्युएटिंग कंडीशन। तो ये है ब्रांच इंस्ट्रक्शन, पेज नंबर 193 पे आप खुद भी देख लेना। अच्छा, ये करती क्या है, कैलकुलेट टारगेट एड्रेस करती है और उनकी कंडीशंस को इवेल्युएट कर लेती है। ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया, आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर रिजॉल्विंग द प्रायोरिटी द डिवाइस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद फॉलोड बाय लोअर प्रायोरिटी, ये आपने ना इस लाइन को लाजमी याद करना है। लोअर प्रायोरिटी को फॉलोड करती है, उसके बाद क्या होता है, लोएस्ट प्रायोरिटी विच इज प्लेस्ड लास्ट इन दिस सीरीज। तो ये है डेसी चेनिंग प्रायोरिटी, ये इसको लाजमी याद करना है। इसका कॉन्सेप्ट भी अगर आगे एमसीक्यूज में दोबारा ये रिपीट हुआ तो मैं बुक से आपको समझा दूंगी इंशाल्लाह। Which one of the following method for resolving the priority makes use of individual bits of a priority encoder? अब यहाँ से देखना है इंडिविजुअल बिट्स लिखा हुआ है, तो ये आएगा पैरेलल प्रायोरिटी। पैरेलल प्रायोरिटी के आगे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या करता है, रिजॉल्व द प्रायोरिटी यूजेस इंडिविजुअल बिट्स, यानी कि पहला जो यहाँ पे एमसीक्यूज है ना, इंडिविजुअल बिट्स को रिजॉल्व करता है। दूसरा काम क्या होता है, द प्रायोरिटी ऑफ डिवाइस इज डिटरमाइंड बाय पोजीशन। प्रायोरिटी उसकी पोजीशन, ये कि जिस पोजीशन पे होगा उसी पोजीशन के मुताबिक पता चलेगा ये डिवाइस की प्रायोरिटी क्या है। इनपुट्स ऑफ द इनकोडर यूज्ड फॉर द इंटरप्ट। उसके बाद सिमल्टेनियस हार्डवेयर इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, द प्रायोरिटी ऑफ द डिवाइस रिक्वेस्टिंग सर्विस एट द सेम टाइम। उसी वक्त पे रिक्वेस्ट करिए कि मुझे सर्विस दी जाए बाय यूजिंग 2 वेज। 2 काम जो है वो करता है, एक डेसी चेन इंटरप्ट होता है, दूसरा पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट होती है। ये दोनों यानी कि एक कंडीशन होती है कि इससे रिक्वेस्ट करे या फिर दूसरी इससे करे, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्लियर हो जाएगा। द डैश इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड वंस मेमोरी एक्सेस हैज बीन मेड। मेमोरी एक्सेस बना ली तो वो इंस्ट्रक्शन कौन सी है जो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, मेमोरी लोकेशन हैज बीन रिटन टू, लिख ली और बना ली, तो वो कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो कंप्लीट होगी, स्टोर इंस्ट्रक्शन। लिखने और बनाने के बाद उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। और ये आपने ये 2 पॉइंट जो है ना कर लेने। स्टोर इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड,
जब मेमोरी एक्सेस बनाएंगे और लोकेशन लिख लेंगे। दूसरी है लोड इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, लोड वाली कंप्लीट होगी वंस द लोडेड वैल्यू इज ट्रांसफर्ड, जो भी वैल्यू थी उसे ट्रांसफर कर दिया बैक टू द रजिस्टर फाइल, इनके पीछे फाइल के पास भेज दिया। और दूसरा क्या है द फॉलोइंग फिगर, अच्छा ये आपके काम का नहीं, इसको छोड़ दें। डैश फॉर्म द ब्रांच कंट्रोल फील्ड इन द माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ये वाला ना ट्रिकी है थोड़ा सा, इसको गौर से सुने। फॉर्म द ब्रांच कंट्रोल फील्ड इन द माइक्रो इंस्ट्रक्शन, इसका आंसर है बी बिट्स। अब ये जो एमसीक्यूज का आंसर है ये बी बिट्स है। यहां से आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं, फील्ड इन दी माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन जो है ना इसी तरह, ये जिस तरह लिखा हुआ है इसी तरह बुक पे लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि हमें समझ नहीं आता। तो वर्डिंग का देखना है जरा। सी बिट में क्या होगा, फॉर्म द कंट्रोल सिग्नल फील्ड। एम बिट में क्या होगा, फॉर्म द ब्रांच एड्रेस फील्ड। ये तो आपको याद रह जाएगा, ब्रांच एड्रेस फील्ड। लास्ट वाला है दीज फॉर्म द ब्रांच कंट्रोल फील्ड। तो कंट्रोल आ गया, ये ब्रांच, इसमें कंट्रोल सिग्नल है और इसमें ब्रांच कंट्रोल है। ये दोनों वर्ड जो है ना एग्जाम में, हमें अभी तो लग रहा है आसान है लेकिन एग्जाम में अक्सर हम भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ इनको लाजमी यहाँ पे रोक के वीडियो को अच्छे से याद कर लें। लास्ट क्वेश्चन है इस फाइल का, डैश इज अ टेक्निक इन विच सम ऑफ द सीपीयूज एड्रेस लाइंस फॉर्मिंग एन इनपुट टू द एड्रेस डिकोडर आर इग्नोर्ड। तो ये है पार्शियल डिकोडिंग। पार्शियल का मतलब होता है किसी चीज का छोटा सा हिस्सा, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा जो है उसको डिकोडर में इग्नोर किया जाता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये पार्शियल डिकोडिंग हो रही है। अब हम नेक्स्ट फाइल पे चलते हैं, हमारी जो जुनैद की फाइल है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया था ना, इंटरप्टर हैंडलर होगा या इंटरप्टर होगा, तो आप भी इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई राइट आंसर लगा तो बता दीजिएगा, वरना मैंने इंटरप्ट हैंडलर ही लगाया है। अच्छा नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिन ऑफ द प्रोसेसर इज डेजिग्नेटेड फॉर मास्केबल इंटरप्ट। तो इसका राइट आंसर है INTR। हम इसको थोड़ा सा, बल्कि मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है, ये देखें। सबसे पहले हार्डवेयर इंटरप्ट की कितनी फॉर्म है, 2, मास्केबल, नॉन मास्केबल। मास्केबल में क्या होता है, दीज इंटरप्ट आर अप्लाइड टू दी INTR पिन ऑफ द प्रोसेसर। अभी आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, INTR, तो ये आपका आंसर मिल गया। उसके बाद इसका दूसरा काम क्या होता है, ब्लॉक कर देता है रीसेटिंग द फ्लैग बिट फॉर द इंटरप्ट्स। नॉन मास्केबल का भी ये, दिस इंटरप्ट आर डिटेक्टेड यूजिंग दी NMI। अब ये देख लेना, मास्केबल होगा तो INTR होगा और अगर नॉन मास्केबल होगा तो NMI पिन होगी। ये दोनों आपके अलग अलग MCQs भी बन गए और यहां से लेकर यहां तक आपका शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, CP मल्टीप्लाई बाय IC मल्टीप्लाई बाय T, ये चीज क्या होती है, सॉरी इसका क्वेश्चन मैंने थोड़ा देखा नहीं है, ये है इसका क्वेश्चन। ET किसके बराबर होता है, ठीक है ये देखें, ET किसके बराबर होता है, CPI IC और उसके बाद T। ये फार्मूला है, आपने इसको एज इट इज याद कर लेना है। अच्छा, बाय विच फाइल एक्सटेंशन डज दी फाल्कन A असेंबलर लोड फाल्कन A असेंबली फाइल। तो ये है ASMFA। इस चीज को मतलब यूज करता है किस काम के लिए, फाल्कन A असेंबली फाइल को फाइंड करने के लिए या लोड करने के लिए। In which one of the following method does the CPU poll to identify the interrupting module? इंटरप्टिंग मॉड्यूल को फाइंड आउट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए वो कौन सी चीज यूज करता है, तो वो है सॉफ्टवेयर पोल। सॉफ्टवेयर पोल यूज करेगा तो उससे वो इंटरप्ट मॉडल को फाइंड आउट कर लेगा या आइडेंटिफाई कर लेगा, या दूसरी चीज कौन सी हो सकती है, ब्रांचेस टू एन इंटरप्ट सर्विसेज। इन चीजों को भी फाइंड आउट करने के लिए यूज करता है। इस फाइल को अगर आपने मुझसे लेना हुआ तो प्लीज एग्जाम से पहले मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मेरे चैनल से आपको ईमेल मिल जाएगी, तो वहां से आप मुझे ईमेल करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको फाइल दे दूंगी एग्जाम के दौरान, क्योंकि मेरे भी एग्जाम चल रहे होते हैं तो इस वजह से मैं फिर ज्यादा इतना यूट्यूब पे फोकस नहीं करती। डैश सिग्नल हैज आउटपुट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रिंटेरा होगा या प्रिंटिया वट। इसको देखें, ये है ACK NLG,
इसको एज इट इज याद कर लें। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि ऊपर से गुजर जाते हैं लेकिन वही ज्यादा रिपीट होने वाले होते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से रट्टा मार लें। नेक्स्ट है डैश इज सेट टू अकर व्हेन 0 इज रिसीव्ड इंस्टेड ऑफ अ स्टॉप बिट। स्टॉप बिट की जगह 0 अगर रिसीव हो जाए तो इसको बोलते हैं फ्रेमिंग एरर। हम देखते हैं फ्रेमिंग एरर को थोड़ा सा बुक पे, अगर हमें ये टॉपिक मिल गया इसी वर्डिंग से तो थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे क्योंकि ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आने के चांसेस हैं। फ्रेमिंग एरर मिल गया जी, ये रहा फ्रेमिंग एरर। अच्छा जी, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह का मिल रहा है, एरर कंडीशन रिलेटेड टू सीरियल कम्युनिकेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीरियल कम्युनिकेशन में कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं। सबसे पहला कौन सा है, फ्रेमिंग एरर, पैरिटी एरर, उसके बाद ओवर रन एरर, अंडर रन एरर। अब इन चारों को आपने इन डिटेल पूरा पढ़ लेना है ताकि एग्जाम में अगर ये आ जाए तो आपको इसकी समझ हो थोड़ी सी। अच्छा, फ्रेमिंग एरर को क्या कहते हैं, ये कब होता है, अगर 0 रिसीव हो स्टॉप बिट की जगह, और स्टॉप बिट विच इज ऑलवेज 1। स्टॉप बिट क्या होती है, 1। ये आपका अगला क्वेश्चन बन गया। स्टॉप बिट को हम 1 भी कहते हैं। अगर 1 की जगह 0 रिसीव हो तो हम बोलेंगे ये फ्रेमिंग एरर है। अच्छा, इस चीज का असल में मकसद क्या होता है, it means that after the detection of a beginning of a character with a start bit, the appropriate number of stop bit was not detected. स्टॉप बिट का जो असल नंबर था अप्रोप्रिएट वो हमें मिला ही नहीं है, ये डिटेक्ट ही नहीं हुआ, तो इस वजह से हम बोलेंगे ये फ्रेमिंग एरर है। पैरिटी एरर, इसमें कोई खास पार्ट होगा, कोई पूरा डिटेल तो नहीं बता रही मैं यहाँ पे, इनके पूरे में से किसी पार्ट में कोई मसला हो जाएगा। ओवररन क्या होता है, प्रायर कैरेक्टर दैट वाज रिसीव्ड वाज not yet read from the USARTs। उसके बाद नेक्स्ट अंडर रन क्या होगा, ये क्या करता है, नॉट अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द। अंडर रन मतलब ये चला ही नहीं है, शुरू में इसने गड़बड़ स्टार्ट कर दी। तो ये चारों के चारों एरर आपने लाजमी कर लेने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं जी, द कंपोनेंट कनेक्टेड टू द सिस्टम बस एंड हैविंग कंट्रोल ऑफ इट ड्यूरिंग a particular bus cycle is called master component। अब यहां से आपने देखना है component connected to a system bus and having control of it during a particular bus cycle। कंट्रोल हमेशा कौन करता है, मास्टर ही करता है। बस ये वर्ड आपने याद रखना है। कंट्रोल कर लिया किसको, अ पार्टिकुलर बस साइकिल के दरमियान किसी सिस्टम ने कंट्रोल कर लिया तो वो हो गया मास्टर कंपोनेंट। मास्टर हमेशा कंट्रोल ही करता होता है। The information about the interrupt vector is given in 8 bit from 0 to 7। 8 बिट की बात हुई है ना, तो 0 से 7 तक 8 बिट ही बनती हैं, which is translated to bit 16 to 32। अच्छा, ये आपने देखना है कि ये हमारा कैसे आया है, 16 to 32 बिट है। An interface that can be used to connect the microcomputer, छोटे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। बस टू डैश इज कॉल्ड एज इनपुट आउटपुट पोर्ट, तो वो होती है पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती है, यहाँ से हम बुक से देख लेते हैं, हो सकता है इसको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा हो। पेरिफेरल डिवाइसेस, तो ये डिटेल में आ गया। तो ये आप एक दफा ये देखें, पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द आउटसाइड द वर्ल्ड। ये क्या होती है, मतलब बाहर की जो चीजें होती है ना उनके साथ कनेक्टेड होती हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट थ्रू द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जो कि बाहर से कनेक्टेड होती हैं सीपीयू के साथ। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, डैश अलाउज अ पेरिफेरल टू रीड एंड राइट। पेरिफेरल डिवाइस जो कि बाहर से आ रही होती है उसे लिखने और पढ़ने की इजाजत देता है। मेमोरी विदाउट इंटरवेंशनेबल बाय दी सीपीयू, तो वो होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अच्छा, ये भी आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट लिख दूं मैं, अगर आपको ये फाइल चाहिए हुई तो मिल जाएगी आपको। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या होता है, वर्ड से ही पता चल रहा है कि बाहर से आएगा और डायरेक्टली आएगा, यानी कि अंदर कोई
तीसरा रास्ता है, इसको नहीं चाहिए होगा। तो हमने उन डिवाइसेस में, पेरिफेरल डिवाइसेस में क्या पढ़ा था कि जो बाहर से होती हैं, सीपीयू के अंदर वाला सिस्टम नहीं, बाहर से आती है और डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है। तो ये है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद करना है। अच्छा, नेक्स्ट आता है एवरी इंटरप्ट हैंडलर। मैं इसको साथ साथ थोड़ा हाईलाइट कर दूं ताकि आपको फोकस अच्छे से चले। एवरी इंटरप्ट हैंडलर हैज एन इंटरप्ट रिटर्न इंस्ट्रक्शन। दिस इंस्ट्रक्शन ऑन इज an example of FAR return. Which input output technique will be used by a sound card? साउंड कार्ड कौन सी चीज को यूज करेगा जिसमें क्या होगा, may need to access डेटा स्टोर्ड। अब ये डाटा स्टोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, डाटा स्टोर्ड इन दी कंप्यूटर्स रैम। तो ये है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। साउंड कार्ड का वर्ड याद रखना है आपने, पेपर में आएगा। तो साउंड कार्ड, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये आपका नया क्विज बन गया। व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ इंटरप्ट ड्यूरिंग क्रिटिकल सेक्शन? क्रिटिकल सेक्शन में किसी भी इंटरप्ट का क्या बिहेवियर होना चाहिए? मस्ट रिमेन डिसेबल, डिसेबल रहना चाहिए, एक्टिव नहीं होगा ये। अच्छा जी, फ्रेमिंग एरर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द पेंटियम डज अलाउ द यूज ऑफ सम पार्ट ऑफ इट्स 32 बिट 32 बिट्स अक्यूमुलेटर रजिस्टर EX। अब ये आपने वर्ड यहां से याद रखना है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर EAX। अच्छा, डैश इज एन इलेक्ट्रिकल पाथवे, ये वर्ड याद रखना है, इलेक्ट्रिकल पाथवे। इलेक्ट्रिकल पाथवे विच द प्रोसेसर कम्युनिकेट्स विद द इंटरनल, यहाँ से इलेक्ट्रिकल पाथवे थ्रू विच द प्रोसेसर कम्युनिकेट विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। तो ये होती है कंप्यूटर बस। कंप्यूटर बस क्या करता है, अंदर के और बाहर की डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ अटैच कर देता है। Where does the processor store the address? प्रोसेसर एड्रेस को कहाँ स्टोर कर लेता है? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द ISR, तो वो होता है इंटरप्ट वेक्टर। इसको देखना चाहिए, इंटरप्ट वेक्टर। इंटरप्ट वेक्टर में क्या होता है, आई विश के ये मिल जाए। अच्छा, ये देखें, ये टॉपिक मिल गया। अब यहाँ से आपने ये साथ साथ बाकी चीजें भी रीड लाजमी करनी, क्योंकि जब एक MCQ आता है ना तो 100% चांसेस होते हैं कि उस MCQ से आगे और पिछले वाली लाइनें भी MCQs में आ सकती हैं। अच्छा, इंटरप्ट वेक्टर क्या करते हैं, यूज टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ISR की जो एड्रेस होती है उसे स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है इंटरप्ट वेक्टर। अच्छा, उसके बाद जो ISR का कोड होता है वो कहीं पर भी मेमोरी के अंदर कहीं पर भी लोड हो सकता है। नेक्स्ट, इंटरप्ट वेक्टर इज फिक्स्ड साइज, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया। इसका साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, पहले वाले इंस्ट्रक्शन को सेव करता है। और इसका टेबल भी होता है। ऑल ऑफ द इंटरप्ट वेक्टर आर स्टोर्ड इन द मेमोरी इन स्पेशल टेबल कॉल्ड इंटरप्ट वेक्टर टेबल। अब ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन और आपका MCQs भी बन गया। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, क्योंकि ज्यादा डिटेल मेरे ख्याल में क्वेश्चंस जो है वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। डैश इज द टाइम नीडेड बाय द CPU टू रिकग्नाइज नॉट सर्विसेज एंड इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो ये है इंटरप्ट लेटेंसी। इंटरप्ट लेटेंसी को भी देख लेते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं। ये आगे जी, ये क्या करती है, ये एक टाइम होता है नीडेड बाय द CPU टू रिकग्नाइज एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट। जब भी कोई इंटरप्ट रिक्वेस्ट करेगा तो उसके दौरान, यानी कि उसको रिकग्नाइज करने के दौरान जो टाइम लगेगा ना, वो कौन करेगा, इंटरप्ट लेटेंसी। ये लेटेंसी वर्ड है ना, इसको आपने याद रखना है टाइम से, ठीक है। टाइम के साथ इसका डायरेक्ट ताल्लुक होगा, बस इतना काफी है। फिलहाल आप इसको याद रखेंगे और इंशाल्लाह अगर ये आपके पेपर में आ गया तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।
नेक्स्ट है एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑपरेशन, जब भी कोई चीज आपने ट्रांसफर करनी है इन सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन द मास्टर एक्टिवेट्स द रीड सिग्नल। सबसे पहला काम क्या होगा, रीड सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों एक्टिवेट होगा, क्योंकि ऑपरेशन जब किसी को दिया है तो सम अगले वाला पढ़ेगा तो इससे पता चलेगा ना कि इसमें हमने काम क्या करना है। विच इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ ISR, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं IRET, मैंने जो फाइल करवाई थी ना MS वर्ल्ड की, उसमें ये क्वेश्चन पढ़ा था हमने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स फॉर रिजॉल्विंग द प्रायोरिटी मेक्स यूज ऑफ इंडिविजुअल बिट, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पैरेलल प्रायोरिटी। अंडर रन एरर आ गया जी। अगर कैरेक्टर जो है अवेलेबल नहीं है एट द बिगिनिंग, ये टॉपिक मैंने आपको करवाया था ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, आप देखें आपका MCQs भी रिपीट होकर आ गया। बिगिनिंग में अगर जो है कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है शुरू से ही, तो उसका मतलब है अंडर रन एरर चल रहा है। उसके बाद है ट्राई स्टेट बफर आर यूज्ड फॉर रिमूविंग बस कंटेंशन। अच्छा, नेक्स्ट है व्हेन अ पार्टिकुलर सेक्टर इज फाउंड द डाटा इज ट्रांसफर्स टू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। जब एक खास किस्म का क्या होता है सेक्टर हमें मिलता है तो वो काम क्या करता है, इनपुट आउट मॉड्यूल के जरिए डाटा को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। अच्छा, उसके बाद सीरियल कम्युनिकेशन एरर को हमने फाइंड आउट करना है। द प्रेयर, वो जितने भी 4 के 4 एरर थे ना, उनकी टाइप्स नंबर कितने हैं, 4 हैं, और उनकी एक एक लाइन लाजमी याद कर लेनी है ताकि MCQs और शॉर्ट आपके दोनों क्लियर हो। द प्रेयर करेक्टर दैट वाज रिसीव्ड, रिसीव हो गया, was not still read by the CPU is overwritten by the new received character। तो ये है overrun, ठीक है। रिसीव तो हो गया लेकिन वो आगे अपना प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो इसको बोलेंगे overrun। और जो बिगनिंग से स्टार्ट नहीं हुआ वो होगा अंडररन। टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस फॉर अ फ्यू बस साइकिल इज नोन एज साइकिल स्टीलिंग। साइकिल स्टीलिंग, ये वर्ड याद रखना है। अगर इसकी स्पेसिफिक बुक में डेफिनेशन मिल गई तो हम इसको देखते हैं। ये जितने भी MCQs है ना, ये सारे ठीक हैं। इस फाइल के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने खुद भी यहीं से प्रिपरेशन की थी और इंशाल्लाह आपको भी एग्जाम ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। अच्छा, साइकिल स्टीलिंग क्या होता है, टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस फॉर अ फ्यू बस साइकिल। कुछ बस साइकिल के लिए सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेने को बोलते हैं साइकिल स्टीलिंग। नेक्स्ट, ये भी इसकी आगे डेफिनेशन के तौर पर लिखा हुआ है, तो इसको भी आप एक दफा लाजमी रीड कर लें यहाँ से ही। अगर आपके पास बुक रीडिंग का टाइम नहीं है, यहाँ से आप रीड कर लें। अच्छा, उसके बाद है द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके आ सकता है MCQs में भी, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। एवरेज लेटेंसी, एवरेज टाइम क्या होगा किसी भी डाटा को हाफ वे में करने के लिए। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने दी हुई है ना, वो दी हुई है डिस्क रोटेट्स एज 20,000 RMP। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आपका MCQs आया तो आपने रट्टा लगा लेना है जी, 1.5 मिली सेकेंड। और मैं कोशिश करती हूँ अगर ये बुक से हमें मिल गया ना तो वहां से मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी, वरना 1.5 सॉरी, इसको आपने अच्छे से रट्टा मार लिया। ये जी आ गया आपका क्वेश्चन सॉल्व होके। तो यहाँ से एग्जांपल है, फाइंड द एवरेज रोटेशन लेटेंसी इफ द डिस्क रोटेट्स एट 20,000 RPM। तो सोल्यूशन क्या है, एवरेज लेटेंसी टू द डिजायर्ड डाटा इज हाफ वे राउंड द डिस्क, सो एवरेज रोटेशन लेटेंसी इज हाफ वे होगा। तो आपने बस इसको याद रख लेना है, 0.5 डिवाइडेड बाय 20,000 डिवाइडेड बाय 60। आप इसको एज इट इज याद कर लें, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा, इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ ऊपर फार्मूला होगा तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने इस तरह लिखना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 मिली सेकेंड, क्योंकि लेटेंसी टाइम से रिलेटेड होती है। उसके बाद ये वाला है, इनको भी एक दफा देख लीजिएगा, इतनी लेंथी आती तो नहीं है लेकिन फिर भी एक नजर आपने लाजमी इसको देख लेना है। और ये वाली जो एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं फाइल की तरफ।
व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ACKNLG हैश सिग्नल। अब ये सिग्नल का नाम है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें। ACKNLG सिग्नल व्हेन कैरेक्टर इज कंप्लीटली रिसीव्ड, जब कैरेक्टर पूरा मिल जाता है तो इस चीज का मतलब क्या होता है, इट गोज फ्रॉम हाई टू लो पेज, इट गोज फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। पेज नंबर 239, ये मेरे ख्याल में ना यहाँ से इस तरह ये जो बुक पेजेस हैं ये थोड़े आगे पीछे हैं, बुक हमेशा अपडेट होती रहती है, तो आप यहाँ से बस इसी चीज को याद रखें। इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट इज बेटर देन पोलिंग। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट जो होती है पोलिंग से बेहतर होती है। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि पोलिंग जो है इज नॉट बेटर देन इंटरप्ट ड्रिवन, ये इनके इसको उल्टा करके भी पूछ सकते हैं। तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि जो पहले वाला है ना इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, ये हमेशा बेहतर होता है। सिलेक्ट द पार्ट्स ऑफ द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के पार्ट क्या होते हैं, हेडर, डाटा सेक्शंस एंड ट्रायलर। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली फाइल में। अंडररन एरर इसको भी पढ़ चुके हैं, जो कि बिगनिंग से होता है, बिगनिंग ऑफ एन इंटरवल। उसके बाद है लिटिल एंडिंग फॉर्मेट एक्सचेंज डाटा बिटवीन कंप्यूटर, द डाटा ट्रांसमिटेड बाय वन विल बी रिसीव्ड इन अ स्वैप्ड, वर्ड याद रख लें, स्वैप्ड फॉर्म बाय द अदर स्वैप्ड, एक स्वैप से दूसरे स्वैप में बनाया जाएगा। द सोर्स फाइल ऑफ FILSIM should contain ASCII text only। FILSIM की जो फाइल है उसके अंदर टेक्स्ट कौन सा होना चाहिए, ASCII, ASCI। A component connected to a system bus and with which master component। अब ये देखें यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, मास्टर कंपोनेंट। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि जो कंट्रोल करता है, लेकिन देखिए उसी क्वेश्चन को इन्होंने चेंज करके कोई और चीज मिसिंग कर दी है, जो कि है सिस्टम बस। तो आपने बाकी की सारी इस तरह रीडिंग कर लेनी है, लेकिन अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है सिस्टम बस, यहाँ पर आएगा इस ब्लैंक के अंदर। अब एक ही क्वेश्चन से देखें कितने तरह से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट को आप पहले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड करना है और उसके बाद खुद सोचना है कि इससे और तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इन विच टेक्निक डज द हार्डवेयर डायरेक्टली एक्सेस होस्ट मेमोरी। अब यह देखें वही क्वेश्चन है पिछला, मैं आपको बताती हूँ कैसे वही क्वेश्चन है। डायरेक्ट एक्सेस होस्ट मेमोरी फॉर रीडिंग राइटिंग इंडिपेंडेंट ऑफ CPU। इंडिपेंडेंट मतलब CPU के बगैर ये डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है। तो अगेन वही क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, लेकिन स्टेटमेंट चेंज हो गई। मोस्ट पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स यूज्ड विद पेरिफेरल डिवाइसेस आर मैप्ड ऑन अ रेंज ऑफ कंटीजियस एड्रेस। कंटीजियस एड्रेस ये वर्ड याद रखना है कि जो बहुत ज्यादा पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस जो बाहर से यूज होती हैं, आर मैप्ड ऑन द रेंज ऑफ कंटीजियस एड्रेस। डैश सिग्नल इज यूज्ड इन प्रिंटर विद DB25 इंटरफेस टू रीसेट इट्स कंट्रोलर। अब ये वाले जितने भी है ना, ये आपने देखने में बुक से देखती हूँ, अगर मिल गया तो फिलहाल के लिए आपने याद रखना है INIT हैश लाजमी होगा साथ में। इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसके साथ और भी क्विज़ेस बन रहे होंगे, तो मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा दूं। तो ये तो नहीं आ रहा, यहां से देखते हैं, DB25 को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। ये आपके लिए भी बेस्ट तरीका है। अगर आपको किसी तरह की क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप इसको यहां से खुद सर्च कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में कोई वर्ड नहीं मैच हो रहा। रीसेट इट्स कंट्रोलर, हम इसको देख लेते हैं। रीसेट इट्स कंट्रोलर, आई होप सो कि ये वर्ड अब हमें मिल जाए, वरना हम आगे मूव करेंगे। रीसेट इट्स कंट्रोलर, तो ये वर्ड हमें नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आप इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सिग्नल जो होता है प्रिंटर के अंदर वो किस लिए यूज होते हैं। YDMA फास्टर देन प्रोग्रामर इनपुट आउटपुट टेक्निक बिकॉज
अब ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है शॉर्ट, तो इसको अच्छे से देखना है कि डीएम में क्यों फास्टर होता है। डीएम में ट्रांसफर डाटा डायरेक्टली विदाउट यूजिंग सीपीयू। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का काम क्यों फास्टर होता है? क्योंकि वो सीपीयू के बगैर डायरेक्टली बाहर से अपना काम करके वहीं से उड़न छू हो जाती है, सीपीयू की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये क्या करता है, फास्टर काम करता है। डैश इज अ टेक्निक इन विच सम ऑफ द सीपीयूज एड्रेस लाइन फॉर्मेटिंग फॉर्म इन अगेन। अब ये वर्ड मुझे सही नहीं पता चल रहा कि क्या लिखा हुआ है, फॉर्मिंग होगा मे बी। एन इनपुट, हाँ, फॉर्मिंग एन इनपुट टू द एड्रेस डिकोडर आर इग्नोर्ड, तो ये होता है पार्शियल डिकोडिंग। अच्छा, यहाँ से इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कुछ डिकोडर जो होते हैं इग्नोर होते हैं। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, तो आई होप ये आपका रिपीट हो गया होगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। इन 8086, 8088 प्रोसेसर इंटरप्ट वेक्टर टेबल इज लोकेटेड एट द मेमोरी लोकेशन 0। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में क्विज़िस में भी आया था, जो फाइनल टर्म के क्विज़िस होते हैं ना, उनमें भी आया था शायद, तो ये तो नहीं, हाँ ये आ गया। इंटरप्ट वेक्टर टेबल इज लोडेड एट द मेमोरी लोकेशन 0। ये लीजिए, आपका प्रूफ भी मिल गया साथ में, 0 पर लोकेशन होती है और इसका ये नंबर भी देख लें आप। अच्छा, नेक्स्ट है, जब भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है, कैपेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है खास तरह की, वो भी खास तरह की डिवाइसेस के लिए, और उसके क्या होता है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू को नहीं डालते हम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है खास तरह की डिवाइसेस को चलाने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, लेकिन उसके अंदर सीपीयू नहीं होता, तो वो होता है इनपुट आउटपुट चैनल। हाउ डज डीएमए सेव्स सीपीयू टाइम? अब ये देखें क्वेश्चन, फिर डीएमए के कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो डीएमए कैसे टाइम सेव करती है? बाय कंट्रोलिंग ट्रांसफर बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी डायरेक्टली। खुद इनपुट आउटपुट की डिवाइसेस को मेंटेन करती है या मैनेज करती है, और उसके अंदर सीपीयू का कोई काम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सीपीयू दैट प्रोवाइड द डाटा पाथ बिटवीन सीपीयू एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, डिस्प्ले, रीडर इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट पोर्ट। ये देखना है, सीपीयू क्या करता है, डाटा पाथ देता है इनपुट आउटपुट के दरमियान में, और उसके अंदर क्या होती है, कीबोर्ड, डिस्प्ले, रीडर, और इस चीज को बोलते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट। डैश लेट्स द यूजर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, तो वन का मतलब सिंगल स्टेप, बस इसको इसी तरह से याद रखना है कि एक सिंगल स्टेप में जब एक इंस्ट्रक्शन चल रही होगी तो इस चीज को हम इस तरह से डिफाइन कर देंगे। इनके सिंगल स्टेप की आपके पास डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इन डैश अ सेपरेट एड्रेस स्पेस ऑफ अ सीपीयू इज रिसीव्ड फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस दैट इज आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अलग कर देना, और सेपरेट का मतलब होता है अलग कर देना। यानी कि दोनों वर्ड जो हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर हमेशा जो है ना आपके क्वेश्चन के अंदर ही होता है। तो सेपरेट का मतलब होता है किसी चीज से निकाल देना, आइसोलेट का मतलब होता है किसी चीज से निकाल देना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक यूज्ड व्हेन द सीपीयू वांट टू एक्सचेंज डाटा विद अ पेरिफेरल डिवाइस? कौन सी टेक्निक है जो यूज नहीं होती? तो इसका मतलब है सबसे पहली टेक्निक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यूज होती है, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट यूज होती हैं, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट यूज होती हैं। ये तीनों चीजें यूज होती हैं। वर्चुअल मेमोरी जो है ये कोई बाहर की मखलूक होती है जो कि इसके अंदर सीपीयू के अंदर एक्सचेंज में यूजेबल नहीं होती। अच्छा, उसके बाद द कंप्यूटर इंटरफेस इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कंप्यूटर इंटरफेस, कंप्यूटर हमेशा बिजली से चलता है, तो कंप्यूटर से आप इलेक्ट्रॉनिक वर्ड को याद, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक याद रखना है, ठीक है। दैट मैचेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द
टू सब सिस्टम बिटवीन विच इट इज कनेक्टेड। नेक्स्ट है पोलिंग, अगेन रिपीट हो रहा है, इसको छोड़ दें। ट्राई स्टेट बफर, ये मेरे ख्याल में हमने पढ़ नहीं लिया। फॉर इनपुट पोर्ट्स, इनके इनपुट वाले पोर्ट जो होते हैं उनके लिए क्या होगा, द इनकमिंग डाटा शुड बी प्लेस्ड ऑन द डाटा बस ओनली ड्यूरिंग द इनपुट आउटपुट रीड बस साइकिल। अगर इनपुट आउटपुट की रीडिंग चल रही है बस साइकिल के अंदर तो उस डाटा को कहाँ प्लेस होना चाहिए, डाटा बस के अंदर ही होना चाहिए। फॉर दिस पर्पज वी यूज ट्राई स्टेट बफर, हम ट्राई स्टेट बफर को यूज करते हैं इस काम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल का मतलब क्या होता है, एक सीरीज में चल रहा है, साथ साथ काम चल रहा है, तो इजी टू इम्प्लीमेंट, इनएफिशिएंट, स्लो, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। ये बात गलत है, नॉट ट्रू, इसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होती, आसानी से डाल सकते हैं लेकिन इनएफिशिएंट। सीरीज में चलने का काम होता है, अगर एक चीज रुक रही है ना तो दूसरी वाली भी साथ ही रुक जाएगी। स्लो भी होता है लेकिन हाई कॉस्ट नहीं होता, जल्दी से हमारा काम खत्म हो जाता है। रिपीट हो रहा है जी DB25, तो ये इसको कैसे याद करना है, ACK-NLG हैश, ACK-NLG हैश, ये वर्ड आपने याद रखना है। DB25 इंटरफेस में आएगा। The dash can be determined from the number of platters and the number of tracks। तो ये होता है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी हमें बताती है कि कितने अंदर प्लेटर्स और ट्रैक्स होंगे। अच्छा, द डायरेक्टिव इज यूज फॉर डिफाइन वेरिएबल, कौन सा डायरेक्टिव, .EQU। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं बुक पे अगर हमें मिल गया तो। इसके साथ और भी हमें MCQs मिल जाएंगे। डिफाइन वेरिएबल्स, तो ये मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा, देख लेते हैं फिर, शायद कोई ना कोई वर्ड हमें मिल ही जाए, क्योंकि हो सकता है इसके साथ 3-4 MCQs और भी इम्पोर्टेंट आपके बन रहे हों। जी ये देखें, यहाँ पे लाइन लगी हुई है आपके MCQs की। तो डायरेक्टिव DB कैन यूज टू रिजर्व बाइट इन अ मेमोरी। अब ये DB के बारे में हो रही है, हमने ये वाला पढ़ा है वेरिएबल्स वाला। वेरिएबल्स क्या करते हैं, दीज आर डिफाइंड यूजिंग EQU डायरेक्टिव्स। आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई नहीं आ सकता। DW भी आएगा, ये किस काम के लिए होता है, डायरेक्टिव दैट व्हेन इज यूज इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर एनी वैल्यू। मतलब DW होगा तो पॉसिबल नहीं है कोई भी वैल्यू सेव करना। अच्छा जी, SW होगा तो इट इज यूज पॉइंटर विद दिस डायरेक्टिव टू स्पेसिफाई एड्रेस लार्जर देन 127। 127 से बड़ा एड्रेस होगा तो हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद अच्छा सॉरी, ये SW जो होता है ये क्या करता है, साथ साथ कांस्टेंट वैल्यू को भी स्टोर करता है। अब ये वाली ORG0 डायरेक्टिव एट द फर्स्ट लाइन इन दी प्रोग्राम, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें, ठीक है। जंप फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कैन बी प्लेस्ड एट एड्रेस 0, ये भी आपका क्वेश्चन है। तो कंट्रोल क्या होगा, कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द फर्स्ट, तो क्या होगा, फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट ऑफ द मेन प्रोग्राम। और उसके बाद ये जितना भी है ना, इसको बहुत बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। अब ये देखें, एक्सटेंशन ISMFA शुड बी यूज्ड फॉर ईच फाइल नेम। ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं उस क्वेश्चन फाइल में, यहाँ पर। अच्छा जी, डैश मीन्स दैट द CPU शुड इनपुट डाटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस ओनली व्हेन द डिवाइस इज रेडी टू प्रोवाइड डाटा। कोई भी डिवाइस है डाटा देने के लिए तैयार है या फिर सेंड डाटा करने के लिए, डाटा सेंड करने के लिए या देने के लिए तैयार है, तो उसको बोलेंगे डाटा सिंक्रोनाइजेशन। द मेन इशू इज एरर कंट्रोल इज बोथ डिटेक्शन एंड एरर, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड करेक्शन ऑफ एरर। ये दोनों काम जो हैं थोड़े से इश्यूज हैं, किसके, एरर कंट्रोल के। उसके बाद डैश सिग्नल हैज इनपुट डायरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू प्रिंटर, STROBE। The parallel port can be considered to be a big dash gate। पैरेलल पोर्ट को हम एंड गेट भी
जो है कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट पे ये क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ आपको, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, एंड आई होप कि एग्जाम में ये वाली जो फाइल है, ये वीडियो है, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी इंशाल्लाह। एवरी टाइम यू प्रेस अ की एंड इंटरप्ट इज जनरेटेड, दिस इज एन एग्जाम्पल। जब भी कोई की प्रेस करते हैं तो इंटरप्ट बन जाता है, तो वो होती है हार्डवेयर इंटरप्ट। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सो ये तकरीबन 60, 70, 80 क्वेश्चन आपके बन गए हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। अगर वीडियो ने आपको हेल्प किया है, लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।